कैप को लेकर काफ़ी चिंता। पहले सेबी और उसके बाद एमफी ने, आप देखें तो यहाँ पर एएमसीज को, सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को बोला, आई थिंक एक स्ट्रेस टेस्ट के लिए। ये स्ट्रेस टेस्ट है क्या? आखिर सेबी ने इसकी वकालत क्यों करी? पहले इस शब्द को समझते हैं, स्ट्रेस टेस्ट को। और हमारे साथ श्री संदीप टंडन, फाउंडर म्यूचुअल फंड के इस वक्त मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी अगर म्यूचुअल फंड में होता और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेशित होता तो मैं ये इस टर्म को पहले समझना चाहता हूँ सर, कि ये स्ट्रेस टेस्ट क्या है। मतलब क्या अवस्था खड़ी करी गई और कैसे आपने पैमाइश करी कि मैं इतना अपना पोर्टफोलियो जो है वो इस ड्यूरेशन में अनवाइंड कर लूँगा? थोड़ा सा उन सर्कमस्टेंसेस को समझाइए जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को टेस्ट करते हैं। थोड़ा इस शब्द को समझना चाहते हैं। देखिए, ये टर्मोलॉजी ना सडनली थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट के नाम पे लोगों को इतना स्ट्रेस हो गया कि लोगों का हेल्थ एक्चुअली बिगड़ गया है। ओके, अगर हम इस नरेटिव को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि ये है क्या। ओके, देखिए, ऐसा मनी मैनेजर, कोई भी म्यूचुअल फंड है या कोई भी मनी मैनेजमेंट हाउस है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है, दुनिया में कोई भी हो, हर आदमी अपना एक रिस्क को असेस करता है। और हम क्वांट म्यूचुअल फंड में तो क्या बोलते हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स आर बाय प्रोडक्ट। तो हमारा रिटर्न्स से ज्यादा फोकस रिस्क पे है। तो रिस्क आपका कोर ऑब्जेक्टिव होता है। और जिस तरह का, जैसे रिस्क के बहुत सारे मेजर्स होते हैं। ओके, जैसे कुछ तरह के लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या बीटा की बात करते हैं, वो एक पर्सपेक्टिव देता है कि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग कैसा है। अभी तो डेविएशन है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, बट रेगुलेटर ने क्या बोला कि इतना टाइम बाजार में एक स्मॉल और मिड कैप लास्ट 2-3 साल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देखे गए हैं। तो रेगुलेटर क्या देखना कोशिश करता है, उनका क्या माइंडसेट होता है कि भाई मार्केट में कोई अनवारंटेड नॉइज नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई हाइप क्रिएट नहीं होना चाहिए, छोटे निवेशक को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निवेशक से भी, हम लोग बोल रहे हैं कि आप भी अपना रिस्क एपेटाइट को असेस करो। ओके, आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखो कि आपको स्मॉल और मिड कैप में भी बने रहना है कि नहीं रहना है, कि आपको शिफ्ट करना है। हम लोगों को भी बताया जा रहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो का जो हम लोग मैनेज करते हैं उसको थोड़ा डिस्क्लोजर बढ़ाया जाए। अब ये जो डेटा रेगुलेटरी ने मांगा है अभी, ये तो हम लोग वैसे भी अपने रखते हैं, हमारी तो फैक्ट शीट में डेटा जाता है। ओके, तो ऐसे भी नहीं है कि ये दो स्कीम के लिए जाता है, सब स्कीम के लिए जाता है। अब उन्होंने एक लेवल और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक डिस्क्लोजर दिया जाए। ओके, तो पूरी इंडस्ट्री एक एक्चुअली में कैलकुलेट तो करती है, हर आदमी अपना इंटरनल असेसमेंट के लिए सारा डेटा उनके पास भी है। अब सेबी ने खाली क्या मांगा है, उसको डिस्क्लोज किया जाए ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। तो एक अच्छी चीज है, कोई उसमें कुछ इतना बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सडनली एक हाइप क्रिएट हो गया है कि पता नहीं ये स्ट्रेस बड़ा इवेंट हो गया, आज 15 तारीख को इवेंट रिजल्ट आने वाला था, जैसे कोई बहुत बड़ा आउटकम आने वाला था। ये ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है। तो चीज हम लोग मेंटेन करते हैं और वही डेटा पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। ओके, तो जो रेगुलेटर का पर्सपेक्टिव है कि हर आदमी जो डालने से पहले या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उसको उस स्कीम का रिस्क प्रोफाइलिंग पता होना चाहिए कि उसका लिक्विडिटी एनालिटिक्स कैसा है। ओके, क्या उसका कंसंट्रेशन रिस्क क्या है, उसका ओवरऑल रिस्क के नंबर कैसे हैं। तो आई थिंक स्टेप इन राइट डायरेक्शन। बट जिस तरह से लोगों ने इसको रीड किया या मीडिया ने इसको हाइप किया, या हमारे जो बहुत लोग यूट्यूब पे ओपिनियन देते हैं आजकल, उन लोगों ने इसको अनवारंटेड एक इश्यू बना दिया और उसके कारण छोटे निवेशक को नुकसान ज्यादा हुआ। वो लोगों के मन में एक डर का माहौल आ गया कि लगता है कि म्यूचुअल फंड में ये सब स्कीम्स में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम लोग बात करें मिड और स्मॉल कैप की बात करें, तो देखिए, दो तरह से देखना है चीजों को कि मिड और स्मॉल कैप कब ज्यादा चलते हैं, जब आपकी इकोनॉमी अच्छी ग्रो करती है। ओके, मिड कैप स्मॉल तभी एक रिफ्लेक्शन है आपकी लार्जर इकोनॉमी का डेटा। जैसे निफ्टी 50 तो आपको फिर भी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बताता है कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है उसके आपके बारे में आपको एक बेंचमार्क मिलता है। जब निफ्टी 500 चलता है, ओके, तो एक ब्रॉडर रैली दिखती है बाजार में। और ब्रॉडर रैली तभी आती है जब इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक डेटा अच्छे होते हैं। ओके, तो अगर हम इस मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो अच्छा है उससे हम ये इंटरप्रेट करना शुरू कर दें कि अभी तो मिड एंड स्मॉल बहुत चल गया है तो क्या इकोनॉमी पीक आउट हो गई, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं कोई ना कोई पॉकेट्स में हाइप क्रिएट होता है, यूफोरिया बिल्ड होता है। तो ऐसे मनी मैनेजर हम लोग क्या करते हैं, वो सेक्टर से एक्सपोजर कम करते हैं, वो स्टॉक से एक्सपोजर कम करते हैं।
अगर हम लार्जर थीसिस की बात करें कि क्या बाजार में एक ओवरऑल इंडियन इक्विटीज में यूफोरिया हो गया है, या बीएसई 500 या एनएसई 500 के स्टॉक्स में यूफोरिक हो चुका है, तो आंसर बहुत बड़ा नो है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे हमको बहुत ज्यादा घबराना चाहिए। अब जैसे एसएमईज पॉकेट में रेगुलेटर ने बात करी, ठीक है, एसएमई में एक्टिविटीज हुई, छोटा सेगमेंट था, बहुत पैसा आ गया तो वहां हाइप क्रिएट हुआ, लेकिन वहां पे म्यूचुअल फंड ने तो पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। मुझे नहीं लगता किसी म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया, और हम लोग हमारे तो नेगेटिव लिस्ट में एसएमई में हम पैसा डालते नहीं है, हम मेन एक्सचेंजेस के उसमें पैसा डालते हैं। तो ये चीजों को थोड़ा आपको समझना चाहिए कि रेगुलेटर क्या करने की कोशिश कर रहा है। रेगुलेटर ये बोल रहा है कि आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए, डिस्क्लोजर नॉर्म्स बढ़ाइए, तो अच्छी बात है। हम ऐसे भी, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया काम करना पड़ गया कि हम नहीं आता था, ये हम करते नहीं थे, ये तो हम लोग रेगुलर करते हैं। रेगुलरली हम अपना लिक्विडिटी असेसमेंट करते हैं, रिस्क एपेटाइट देखते हैं, कंट्री का रिस्क एपेटाइट देखते हैं, सेक्टर का देखते हैं, स्टॉक का देखते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में कितना कंसंट्रेशन है, एलोकेशंस कैसे हैं मिड और स्मॉल लार्ज में। तो वो बैकग्राउंड देखते हुए हमको समझना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जाके बात करूंगा कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट है वो म्यूचुअल फंड के लिए जो है वो बहुत ही मतलब डिस्क्लोजर के हिसाब से अच्छा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक रिटेल इन्वेस्टर है। जैसे हमारे यहाँ तो 96% रिटेल इन्वेस्टर है। अगर हमारी स्कीम का बात करें जैसे क्वांट स्मॉल मिड कैप, तो कितना कंसंट्रेशन, टॉप 10 यूनिट होल्डर्स मिला दें, टॉप 10 इन्वेस्टर अगर हम पकड़ लें तो 1.2 या 1.3% है। तो इफेक्टिवली 0.2 के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके यहाँ पोर्टफोलियो में हमारी तरह नहीं है, और यही तरह का डेटा इंडस्ट्री के लिए भी है। ओके, बट ये डेटा अगर आप स्ट्रेस टेस्ट डीएमएस और एआई पोर्टफोलियो में करेंगे तो आपको वहां ज्यादा रियल स्ट्रेस दिखेगा, क्योंकि वहां पे स्टॉक का कंसंट्रेशन है, और उस स्टॉक कंसंट्रेशन के अलावा वहां पे आपको इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है। ओके, तो हमें एक तरफ हम जैसे एसेट लायबिलिटी का एंगल देखते हैं, तो हम एक तरह से सेक्टर देख रहे हैं, तो हमें कंसंट्रेशन भी देखना है कि इन्वेस्टर का एक साथ लिमिटेड एचएनआई पैसा निकाल सकते हैं। आंसर इज यस, हाँ निकाल सकते हैं, बट अगर मेरे पास जैसे 63 लाख इन्वेस्टर फोलियो है, तो मेरे पास क्या एक साथ लोग 63 लाख लोग पैसा निकाल लेंगे? ऐसा नहीं होता है। संदीप जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले इस पूरे हफ्ते में जो थोड़ा सा पैनिक आया है मार्केट में, क्या आपको रिटेल निवेशकों की तरफ से कुछ ऐसे साइंस आए कि वो कुछ रिडेम्पशन प्रेशर बढ़ा या नहीं बढ़ा? दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि एक साथ सारे लोग पैसा निकालने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन अज्यूमिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अज्यूमिंग मार्केट में और पैनिक बढ़े और सेल ऑफ आए किसी भी कारण की वजह से, वो डोमेस्टिक हो, कुछ और हो, कुछ और हो, ऐसे में ये जो आप सभी लोगों ने 50% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिड कैप्स में 3 दिन लगेंगे, 25% के लिए 2 दिन लगेंगे, स्मॉल कैप्स के लिए नंबर्स ज्यादा है, क्या इन्हीं दिनों तक सीमित रहेगा या फिर वो डेज बढ़ भी जाएंगे, अज्यूमिंग सब लोग आ जाए और सब फंड्स में थोड़ा सा पैनिक आए और रिडेम्पशन प्रेशर आए? देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इसी तरह के क्वेश्चन से इन्वेस्टर लोगों को बहुत स्ट्रेस आ जाता है। मैं आपका इसका आंसर देता हूँ। बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पहला, बहुत आपके, आप उसको गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, पहली मैं बात इसीलिए समझिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सवाल हमें भी पूछ रहे हैं, so you are the best person to answer it. तो मैं उसका आंसर देता हूँ। पहली बात तो हमारा रिटेल जो निवेशक है, जो रियल निवेशक है, वो बहुत मैच्योर हो गया है। हम लास्ट ये जब से 27 तारीख से सर्कुलर आया है, क्या हमारे यहाँ रिडम्पशन बढ़ गए हैं? तो एक आध दिन को छोड़ के कहीं भी कुछ रिडम्पशन नहीं बढ़ा। हमारा जो फ्लो रेगुलर आता था उतना फ्लो मेंटेन्ड है। आंसर इज यस, उतना फ्लो मेंटेन्ड है, कुछ भी फ्लो नहीं घटा है। तो अगर मैं रिटेल के फ्लो की बात करूं, अगर हम अपने म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, ना ही हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिडम्पशन मिला। छोटा मोटा रिडम्पशन आता है, कहीं बाजार खराब होता है तो कुछ एचएनआई लोग निकालते हैं, वो भी रियल रिटेल ने पैसा नहीं निकाला है। हमारा फ्लो पूरा मेंटेन है। दूसरी चीज समझिए कि देखिए, ये गोइंग कंसर्न जैसा कंसेप्ट होता है कि आपकी कंपनी ग्रोइंग कंसर्न, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है, इंडिया का कैपिटल मार्केट ग्रो कर रहा है, तो इंडिया का मार्केट का डेप्थ और ब्रेथ भी ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भी डीप हो रहा है, उधर भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर हम ये थीसिस लगा ले कि एक ही दिन सब हो जाएगा, तो मेरे 33 साल के करियर में तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। ओके, जब सबसे बड़ा दुनिया का लिक्विडिटी क्राइसिस, आज हम लोग उसको लिक्विडिटी से लिंक कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस आया था लीमन के फेस में। खाली इंडिया में नहीं आया था, ग्लोबली आया था। वो लिक्विडिटी क्राइसिस था कि जहां सेंट्रल बैंक्स वगैरह की लिक्विडिटी, ओवरऑल लिक्विडिटी की बात करूं, टाइट हो गई। तो उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईजिंग भी हुआ था।
अगर वो सिचुएशन में किसी भी म्यूचुअल फंड को कुछ नहीं हुआ, कोई भी स्कीम में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिडम्पशन आया नहीं, तो ये प्योरली प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे हम बात करें कि क्या 15 दिन कितने टाइम में बैंक्स बंद हो सकते हैं, कितने टाइम में कंपनियां बंद हो सकती हैं, ये सब एब्सोल्युटली बोगस थॉट प्रोसेस है कि रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रोइंग कंपनी में इस तरह का थीसिस काम नहीं करता है कि आप बोलो इस कंट्री के अंदर अगर 12 लाख 12 करोड़ निवेशक है तो 12 करोड़ लोग एक ही दिन आके पैसा निकाल लेंगे। मैंने इतिहास में तो नहीं देखा है कभी होते हुए। जब दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडिटी क्राइसिस हुई थी तब नहीं हुआ। जब दुनिया की सबसे बड़ी अपनी लाइफ में बनाई थी कोविड क्राइसिस हुआ तब नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ तो होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। इसको एकेडमिक के हिसाब से करके छोड़ देना चाहिए। हाँ, कहाँ पे आपको फोकस करना है कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है। इन्वेस्टर को जज करना है कि उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसका कितना ड्यूरेशन के लिए मार्केट वो देख रहा है। हम मनी मैनेजर अपने अपना स्कीम का रिस्क प्रोफाइल, अपनी स्कीम का लिक्विडिटी, अपने स्कीम का ड्यूरेशन एसेस करते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। तो ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है। जैसे आपको छोटा एग्जांपल दूं, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हमारे सब हम बात करें, अगर हमारा आउटफ्लो बढ़ जाता है इनफ्लो से, अभी हमारे यहाँ नेट इनफ्लो आता है और नेट इनफ्लो की जगह लेट्स से अगले 5 दिन नेट आउटफ्लो बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम उस ये राह नहीं देखेंगे कि अरे अभी सब ठीक हो जाएगा। तो हम ग्रेजुअली अपनी लिक्विडिटी बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे रिडम्पशन का कहीं प्रेशर आया तो लिक्विडिटी बाय डिफॉल्ट लोग बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज इसीलिए तो आप हम जैसे मनी मैनेजर को, म्यूचुअल फंड के लोगों को रिटेल इन्वेस्टर पैसा देता है कि उनकी हम्म कैपेबिलिटी ज्यादा है ये सब चीजों को मैनेज करने की। अगर रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस के रह जाए हम्म कि अभी क्या होगा, ऐसा कैसे, तो हाँ सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए मैं इसको लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी लोगों को क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी कि रिपोर्ट कार्ड आ गई 15 तारीख को। ये तो नॉर्मल एक ट्रांसपेरेंसी का, और सेबी ने डेटा मांगा जो पूरी इंडस्ट्री ने मैच्योरिटी के साथ दे दिया। उसको आप लोग एसेस करिए कि कैसा जी लिक्विडिटी है, क्या है, और अकॉर्डिंगली अगर आपका रिस्क एपिटाइट हम्म कम है और आपको लगता है बाजार बहुत महंगा है और मुझे डर लगता है और मुझे यहाँ पे पैसा नहीं हम्म रखना चाहिए, बिल्कुल शिफ्ट करिए आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्मॉल कैप में आई से मिड कैप से निकल के आप फ्लेक्सी कैप में आइए, लार्ज कैप में आइए। और हम लोग ने भी कुछ क्लाइंट्स को लिखा है, हमने हम्म भी इन्वेस्टर को इन्फॉर्म किया, अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना अच्छा नहीं है तो प्लीज मॉडिफाई करिए आप अपने एलोकेशंस को। लेकिन अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म हम्म स्टोरी बिलीव करते हम्म हैं तो लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी एसेट क्लास हमेशा हम्म ज्यादा रिटर्न देता है, और उसके अंदर भी मिड और स्मॉल रिटर्न ज्यादा ही देंगे स्मॉल कैप से। तो अगर कोई 10 साल का होराइजन हाँ लेके आता है तो मैं आज भी बोलूंगा मिड और स्मॉल में डालना चाहिए, लेकिन उसका 10 साल का होराइजन होना चाहिए। लोग आते लॉन्ग टर्म से हैं, लेकिन अगर बाजार कोई भी कारण हम्म से करेक्ट हो जाता है तो वो होराइजन रहता नहीं है उतना, लोग रिएक्ट कर जाते हैं, नहीं नहीं इतना लंबा तो सोचा नहीं था हम फंस जाएंगे, तो वो बहुत, आज रेगुलेटर भी यही बोल रहा है, आप अपना हाँ अपना एसेस करो। हम भी वही बोल रहे हैं, भाई अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप पैसा डालो। हमको बाजार में कई हम्म यूफोरिया दिखता नहीं है, हमको कोई स्ट्रेस ऐसा लगता नहीं है। सर्टेन पॉकेट में हाँ स्ट्रेस होता है या हाइप होता है तो हम उसको पोर्टफोलियो को हम्म रीबैलेंसिंग करते हैं, वो हमारा जॉब है रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना। थैंक यू हाँ बिल्कुल। और संदीप जी, मैं वाकई आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि रिस्क अपना जोखिम समझ लीजिए, बाकी पैसा बना के शायद यही क्लास दे आपको। सर, ये आपके एयूएम का एग्जैक्टली अभी कितना परसेंटेज मिड कैप में और स्मॉल कैप में? और एक और बात जानना चाहूँगा आपसे मैं, आपका जो आउटलुक है कि जब आप सिर्फ लार्ज कैप तक सीमित रहे या फिर लार्ज कैप में आप ज़्यादा कैपिटलाइज कर रहे थे तब कितनी रिटर्न्स बनी, और क्या वाकई अच्छे पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा आपको निफ्टी 50 से बाहर निकल के लोअर पार्ट ऑफ द मार्केट मिड कैप कंपनियों पे, स्मॉल कैप कंपनियों पे फोकस ही करना पड़ेगा, क्वालिटी कंपनियों पे, ताकि एक अच्छी रिटर्न निकाल सकें आप? देखिए, ये पहले हमको समझना चाहिए कि अगर हमारा कोई निवेशक मिड कैप में डाल रहा है या कोई निवेशक हमारे स्मॉल कैप फंड में डाल रहा है, तो उसमें सेबी रेगुलेशन के हिसाब से, सिट के हिसाब से 65% हमें मिनिमम एलोकेशन मिड और स्मॉल को रखना ही पड़ेगा। ओके, अगर उसका रिस्क एपेटाइट नहीं है तो वो आएगा ही नहीं इस स्पेस में। अगर उसका रिस्क एपेटाइट है तो वो डालेगा ही स्पेस में। उसको पूरा क्लैरिटी के साथ होगा कि लार्ज के कंपैरेटिव मिड और स्मॉल में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। जो वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो रिस्क प्रोफाइलिंग भी ज्यादा है, और रिस्क प्रोफाइलिंग ज्यादा है तो रिटर्न प्रोफाइलिंग भी ज्यादा है, तो वो भी क्लैरिटी है। बट हमको अगर स्मॉल कैप में है और अगर कोई एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हम भी उसमें लार्ज कैप और मिड को भी ऐड कर पाते हैं। जैसे आज की तारीख में, आज एक महीने में, ये 15 दिन के जो नॉइज हुआ उसके कारण नहीं, हम लास्ट कई क्वार्टर से
मिड और स्मॉल में भी लार्ज कैप का अच्छा खासा वेटेज लेके चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये इवेंट के बाद हमने एक्सपोजर चेंज किया। अगर हमारा 29 फरवरी का पोर्टफोलियो निकालेंगे सर्कुलर के जस्ट आने से पहले एक दिन में, तो मैं पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर सकता। तब भी 65% हमारा 60.5% स्मॉल था और नियरली 30% लार्ज चला रहे थे और 5-1% के आसपास कैश था। ओके, तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन थी। तो आपको ये समझना है कि हमारा एज़ ए मनी मैनेजर, हमारा तो फुल टाइम जॉब ही यही है कि कैसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को इम्प्रूव करना है, कि रिस्क को कंटिन्यूअस कम करना है और रिटर्न्स को कंटिन्यूअस बढ़ाना है। तो ये डायनामिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं, उसका मेन फोकस ही इधर है कि ये एक्सरसाइज हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं। ये एक्सरसाइज हम थोड़ी करते हैं कि हमने वीकली देख लिया, कहीं मंथली देख लिया, कि ईयरली देख लिया। ये तो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है जो हम लोग और हमारी टीम एनालिटिक्स करती रहती है, कंटिन्यूअस तरीके से उसको हम मॉनिटर करते हैं। इसलिए हम लोग बेटर रिस्क, सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाते हैं अपने निवेशक के लिए। टंडन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और थोड़े से हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का भी जवाब देने के लिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल दरअसल दर्शक भी पूछ रहे हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली कितना स्ट्रेस है और स्ट्रेस टेस्ट का मतलब नहीं, क्या है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। पहले तो कि समझनी चाहिए कोई इवेंट ही नहीं हुआ है। हम एग्जैक्टली। एक नैरेटिव बिल्ड कर दें कि इवेंट हो गया, सोचे ऐसा होगा तो कैसे होगा? भई सोचने में तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हो, ओके? अब ये सोचे कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो फिर आपके पोर्टफोलियो को क्या मतलब है, करेक्ट? तो वो सोचने का कोई कंट्रोल है नहीं किसी पे। हमको प्रैग्मैटिक होना है, रियलिस्टिक देना है कि भई हमने लीमन में सबसे बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस देख लिया, कोविड में अपनी लाइफ का 100 साल के इतिहास में सबसे बड़ा इवेंट देख लिया, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो एक इलेक्शन में क्या होगा? और थोड़ा बहुत अगर इंडिया इतना ग्रो हो रहा है, तो इंडिया का वैल्यूएशन स्ट्रेच होगा ही और स्ट्रेच रहने वाला है, सालों तक ये स्ट्रेच रहने वाला है, क्योंकि इंडिया का कुछ मैक्रो डेटा पॉइंट चेंज हो गया। अगर हम ये सोचे कि वो 2000 का इंडिया है, 2007-8 का इंडिया नहीं, 2024 का इंडिया और 2007-8 के इंडिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कंप्लीटली इंडिया का एग्री। पूरा परसेप्शन ही ग्लोबली चेंज हो गया, तो पैसा हमारे पास आने ही वाला है। और पैसा आएगा तो चीज़ें बढ़ेंगी ना, डिमांड सप्लाई का गेम है ना, अगर सब डिमांड ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ का भाव बढ़ेगा ही। जी हाँ, जी हाँ, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और इसीलिए काफ़ी लोग आपके फंड के साथ पैसा लगाते हैं एंड विद ड्यू डिस्क्लोजर मेरा भी एक फंड आप लोग ही चलाते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट रिटर्न्स यू आर डिलीवरिंग ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। आज के दिन तो सवाल घूम घूम कर वही उसी मुद्दे पर आ रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि एक एक्सरसाइज थी, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैनिक है, ना ही रिडेम्पशन प्रेशर इस समय देखने को मिले हैं। अगर किसी को लिक्विडिटी चाहिए और अगर वो आए बाजार से पैसे निकालने के लिए, उन्होंने डिटेल्स दी है कि हमारे पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड्स का पैसा कहीं फंसा हुआ है। और ये सवाल